राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज हरिद्वार में भव्य गंगा दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने पहुंचेंगे। इस अवसर पर गंगा घाटों को 3.5 लाख दियों से जगमगाया जाएगा। हर की पैड़ी पर HRDA की ओर से 500 ड्रोन द्वारा एक आकर्षक ड्रोन शो भी प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया, कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी घाटों को 50 सेक्टरों और 9 जोन्स में विभाजित किया गया है। इन सभी सेक्टर्स और जोन्स में अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है। उनको उनकी जिम्मेदारियां समझा दी गई है। जनपद स्तरीय अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए दायित्व भी सौंप दिए गए हैं। भजन संध्या के दौरान कन्हैया मित्तल अपनी भक्ति भरी प्रस्तुति से वहां पर समा बांधते नजर आएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को एक अलग ही दिव्य अनुभव की प्राप्ति होगी। तो ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और इस कार्यक्रम के अंदर तमाम तरह की जो प्रस्तुतियां हैं वो रखी जाएंगी, वहां दर्शकों के सामने दिखाई जाएंगी। दर्शकों के सामने 3.5 लाख दियों से गंगा घाटों को जगमगाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज होती हुई। ड्रोन शो का भी वहां पर आयोजन होगा। लेजर लाइट्स का वहां पर इससे जुड़ा हुआ शो वहां पर दिखाया जाएगा। और इस तरह से ये भव्य दिव्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों पर, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम, गंगा घाटों को सजाया जा रहा है, वहां पर सारी अरेंजमेंट्स की जा रही है ताकि इस कार्यक्रम को वहां पर आयोजित करवाया जा सके। पहले भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा। और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विविध प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियाँ आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4000 लोग इसके अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। 6:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम के पश्चात फिर भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो कन्हैया लाल मित्तल जी गायक हैं, भजन गायक हैं, उनके वो जो है गायक रहेंगे उस कार्यक्रम में। उसका आयोजन किया जा रहा है 7 बजे से लेकर के आगे, जब तक वो कार्यक्रम चलेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि CPA के 67वें सम्मेलन से वापस लौट आई हैं। रितु खंडूरी भूषण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, मेरे साथ एक अन्य स्पीकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में नॉमिनेट किया गया है। इस बैठक में काफी अच्छी सकारात्मक चर्चाएं की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, हम अभी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए थे। ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ पर काम हुआ करता था। काफ़ी समय से सभी लोग देश में चाहते थे कि हम एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन पाए, ताकि हम अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत अपनी जगह बना सकें, उनके बीच अपने काम का उल्लेख कर सके। इस बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है और किंग ने ये स्पीच दी है कि हम अब CPA को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि CPA सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भाग लेकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस भारत लौटी है। वापस भारत लौटने के बाद उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। ये सम्मेलन सिडनी के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने विभिन्न देशों के सांसदों के साथ संसदीय लोकतंत्र और शासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श आपस में साझा किए, चर्चा की गई। पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर्स, असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई, जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई। और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे, जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से
सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें, ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें। तो इस बार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ है, और किंग ने अपनी स्पीच में इसको कहा है कि हम अब सीपीए को चैरिटी से नॉन चैरिटी करने जा रहे हैं। उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल की तरफ से बात कही गई। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा, राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक साबित है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत धूमधाम के साथ सारे पर्व मनाए जाते हैं, सब लोग मिलकर मनाते हैं। ईगाज भी यहाँ का एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर लोक साहित्य और संस्कृति कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा, इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है, और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं, और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं, और गांव में जो हमारे जैसे छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान स्थान पर उनको भेजा जा रहा है, और अनेकों आयोजन हर उस पर जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देखिए इगास हमारा उधर शहर की यातायात व्यवस्था का जायजा लेने डीएम और एसएसपी ग्राउंड जीरो पर उतरे। दोनों ही अधिकारियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान डीएम और एसएसपी बाइक से घंटाघर, फवारा चौक, रिस्पना पुल, आईएसबीटी होते हुए कैंप कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने सफाई व्यवस्था का भी स्थलीय निरीक्षण किया। तो डीएम और एसएसपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राउंड जीरो पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। साफ सफाई की व्यवस्था किस तरह की बनी हुई है इसका जायजा लेने के लिए पहुंच गए। अलग अलग मुख्य मार्गों से होते हुए उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ट्रैफिक का क्या हाल है, साफ सफाई का क्या हाल है, कहीं कोई दिक्कत परेशानियां तो नहीं आ रही है, हमारी ड्यूटी में लगे हुए वो कितने एक्टिव है। और इस तरह से बुलेट पर सवार होकर देहरादून डीएम और एसएसपी सवार होते हुए नजर आए। उधर एम्स ऋषिकेश का 2 दिनों से सर्वर ठप है, जिस वजह से सैकड़ों मरीज और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह हो चुका है कि किसी भी मरीज को डिस्चार्ज तक नहीं किया जा रहा, क्योंकि सर्वर ही काम नहीं कर रहा है, कोई रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन पेशेंट अभी भी एडमिट है और किसको डिस्चार्ज किया जाना है। ऐसे में जब मीडिया ने सवाल जवाब किए तो एम्स प्रशासन इससे बचता हुआ नजर आया। घमंड में डूबे पीआरओ ने मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। अस्पताल में मरीज बेहाल है, प्रशासन का रवैया लापरवाही भरा हुआ है। अस्पताल में मौजूद परिजन और मरीज कह रहे हैं कि 2 दिनों से जारी इस दिक्कत ने उनकी परेशानियों को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, ना ही उन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जा रहा है कि सिस्टम को सुधारा जा रहा है। कब तक सुधारा जा सकेगा, कब तक ये समस्या जो पेश आ रही है इसे दूर किया जा सकेगा, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट्स को या फिर उनके मरीजों के जो परिजन वहां पर मौजूद होते हैं उन्हें नहीं पहुंचाई जा रही है।
वही प्राइमरी विद्यालय रावली महदूद में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश चौहान उपस्थित रहे। आयोजित किए गए इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की अपार भीड़ देखने को मिली, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा मरीजों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन लेवल और हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका इलाज किया गया। बड़ी संख्या में इस दौरान वहां पर लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी जांच करवाई। TCPL जो है वो CSR एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हर वर्ष इसी गांव के अंदर इस तरह के हेल्थ चेकअप कैंप प्लस स्वास्थ्य शिविर वगैरह का आयोजन लगातार करते रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि इस गांव के अंदर क्राउड भी बहुत है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और TCPL पिछले मैं समझता हूँ कि 7-8 साल से 10 साल हो गए हैं TCPL को। मेरा भी हर कैंप में यहाँ पर आना हुआ है और आज इन्होंने इसके अंदर खाली स्वास्थ्य जाँच ही नहीं। खबर लालकुआ से है, जहां लाइन पार संजयनगर कॉलोनी और 25 एकड़ कॉलोनी में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को फाउंडेशन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही कैंप में खून जांच के बाद निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारियां दी। यूनिट द्वारा लगाया गया है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय को एक स्वास्थ्य सेवाएं देना है, क्योंकि लोग एक आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक नहीं है, उनके गली मोहल्ले पे जाके, उनके गांव पे जाके हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। और जितना भी हमारे इस एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार हैं, टेस्ट हैं, जो भी चीजें हैं वो व्यवस्था उन लोगों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। वही रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय जब से PPP मोड पर गया, तब से यहां लगातार इलाज में लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार लापरवाही को लेकर कई बार धरना दिया जा चुका है, प्रदर्शन किया जा चुका है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रामनगर में रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय को PPP मोड से हटाए जाने को लेकर क्षेत्र जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों समेत संघर्ष समिति ने कई बार धरने दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो रामनगर के आवाम ने कई बार इसमें धरने प्रदर्शन किए हैं, संघर्ष समिति ने इसके लिए धरने प्रदर्शन दिए हैं। हम लोगों ने अपने राज्य आंदोलन की जो पेंशन हमें मिलती है वो भी यहाँ इस आंदोलन में हमने दी है। और अभी इतनी बड़ी घटना हुई जिससे सारे लोगों के कलेजे हिल गए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री से गंभीरता से अपनी बात को रखा कि इसे PPP मोड से हटाया जाए। उन्होंने गंभीरता से सुना और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस पर रिएक्शन किया है। कल स्वास्थ्य मंत्री जी का एक स्टेटमेंट मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, लेकिन हम और बात अगर उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की हो तो हर दिन उसके चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनकर चुप्पी साधे बैठा रहता है। ताजा मामला जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के बसंतपुर सरकारी अस्पताल का है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों की ड्यूटी से नदारद होने की शिकायतें स्थानीय लोग कई बार विभाग से कर चुके हैं, शासन तक से कर चुके हैं, लेकिन इन कर्मचारियों पर मानो कोई असर नहीं पड़ता। और सवाल खड़ा होता है कि क्या इन कर्मचारियों के ऊपर एक खास कृपा है शासन की, प्रशासनिक अधिकारियों की? क्या इसी वजह से सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं? आज भी इन अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए। जब ग्रामीण लोग यहां पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर ताला लटका हुआ दिखाई दिया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने कहा कि इस अस्पताल में अक्सर डॉक्टर्स जो है वो फार्मासिस्ट जो है गायब रहते हैं, ना नर्सेज अवेलेबल रहती हैं, ना कोई स्टाफ का मेंबर दिखाई देता है। इनकी शिकायत पहले भी कई बार करवाई जा चुकी है, लेकिन विभाग न जाने इन पर क्यों मेहरबान है कि कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया जाता। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही एक शर्मनाक जो वाक्य जो है हमारे राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है। और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है, जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहाँ पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर
वहीं काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां बता दें, इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे और इसके साथ साथ उनके पास इस अस्पताल का सीएमएस पद भी था, लेकिन वो 4 दिन पहले ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया और सीएमएस का पद भी। इस अस्पताल में फिजिशियन लगभग 8 सालों से नहीं है। इसी के साथ नेत्र विभाग भी चिकित्सक की कमी से धूल फाकता नजर आता है। बता दें आपको, इस अस्पताल में कभी 400 से 500 ओपीडी रोजाना हुआ करती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी की वजह से अब मात्र ओपीडी 100 तक ही सीमित रह गई है। इस अस्पताल में उत्तर प्रदेश के भी लोग अपने इलाज कराने के लिए आते थे, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते लोग यहां पर आना अब बंद हो गए हैं। सीएमएस पद खाली होने के बाद अब ये पद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव पुनेठा को कार्यवाहक के तौर पर दे दिया गया। उनका कहना है, उनके इस पद के संभालने के बाद पता चला यहाँ पर दवाइयों का काफी टोटा है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा, दूर किया जाएगा। कुछ दवाइयों की कमी है और उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे अस्पताल से गाड़ी जाएगी देहरादून स्टोर में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। तो जो दवाइयों की जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जो दवाइयाँ जो एसेंशियल होती हैं और जो ज़रूरी हैं वो सब पूरी की जाएंगी। तो अभी मंडे को जाएगी गाड़ी, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। एक तो हमारे सामने आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो उन्होंने बीआरएस लिया था, उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे, साल भर हो गया है। तो हम लोगों ने डिमांड दी है कि आई सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाए, ताकि मरीजों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद के ऑपरेशन है और बहुत सारी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बदहाल सड़कों की हालत सुधारने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पिछले दिनों मार्चुला में हुई सड़क दुर्घटना को सरकार को याद दिलाते हुए बताया कि भीमताल विधानसभा में ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो कि 40 लोगों को निगल चुकी है। वहां पर दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। बावजूद इसके सरकार उन सड़कों को ठीक करने की कोई सुध नहीं ले रही है। क्षेत्र की जो बदहाल सड़कें हैं उनको लेकर हम लगातार मुख्यमंत्री जी आए थे। मार्चुला की दुखद घटना हुई, छिड़ाकान मिडार जो हमारी सड़क है उस पर 40 मौतें 1 साल के अंदर हुई, वो सड़क आज तक नहीं बन पाई। 11 तारीख को माननीय सांसद जी क्षेत्र में जा रहे हैं और उनका कहना है कि हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कि टेंडर किसको मिला। पैसों के नाम पर सड़क पर मोटा खेल चल रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में आकर के हमारी एक रोड है पोखरी नमोनिया देवलीधार सुरंग मोटर मार्ग, पिछले 3 दशक से बना हुआ है। अभी मरचुला वाली घटना में क्रैश बैरियर न होने से वहाँ एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटना हो गई है जिसमें 36 लोगों के हताहत हो गए हैं। उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी क्षेत्र की आवाज़ बार बार हम पहुँचाने का काम करते हैं। उन्होंने जो है जिस रोड को बनने के 3 दशक तक जिसमें डामरीकरण न हुआ हो, वहाँ पे जनता अपनी जान जोखिम में डाल करके सफ़र करने को मजबूर है। इसके लिए हम माननीय सीएम साहब से अनुरोध करना चाहते हैं, प्रदेश की उन सड़कों को जिनमें एक बार भी डामर न हुआ हो उनको डामरीकरण करा जाए और जिनमें जहाँ पे ज़रूरत है क्रैश बैरियर लगाए जाएं। वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों में डामरीकरण न होना सड़कों का और उसमें सेफ्टी सुरक्षा के तहत क्रैश बैरियर वगैरह न होने से गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त होती हैं और तमाम लोग मौत के घाट जाते हैं। नरेंद्र खनवाल, बीडीसी। खबर रानीखेत से है, जहां पीएमजीएस राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा, धामी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा, धामी सरकार के नेतृत्व में मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। प्रदेश की धामी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में पूरे राज्य के अंदर काम करवाया जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई स्थानों पर सड़कें खराब हो जाती है। लोक निर्माण विभाग, एनएच, प्रधानमंत्री सड़क योजना समेत मुख्य मार्ग, ग्रामीण सड़कों में काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है 15 नवंबर से पहले गड्ढा युक्त का काम पूरा कर लिया जाएगा।
तो गड्ढा मुक्त कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन सड़कों को चिन्हित किया जा रहा है जहां जहां बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, वहां पर दुर्घटनाएं आए दिन हो जाती है, लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। ऐसे में इस दिशा में उन्होंने कहा है कि धामी सरकार तेजी के साथ, गंभीरता के साथ काम कर रही है। उत्तराखंड की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। 15 नवंबर तक की डेडलाइन रखी गई है। 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। इस दिशा में संबंधित अधिकारियों को ये टाइमलाइन बताते हुए तेजी के साथ कार्य करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। खत्म हुई है। बरसात के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त होंगी, और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण, हमारे चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे एनएच के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको। वहीं लक्सर में बदलते मौसम की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को बुखार हो रहा है, खांसी, जुकाम, उल्टी जैसी शिकायतें हो रही हैं। ये बीमारियां फैलती जा रही है। पिछले एक हफ्ते से लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके, साथ ही समय समय पर फॉगिंग करवाई जा सके। लक्सर में लगातार बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि से स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं बढ़ी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक किसी भी मरीज में डेंगू के लक्षण की पुष्टि नहीं की है। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के राजपुर में लगने वाले पीठ बाजार में जाम को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। कहा जा रहा है पीठ बाजार की वजह से लगने वाले जाम से लोग बेहद परेशान हुआ करते थे। कुछ लोग वहां पर इसी वजह से आपस में भिड़ गए। मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। गांव के कुछ लोगों का आरोप है कि वे पीठ बाजार लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे जाम की समस्या बढ़ गई है। इसी मुद्दे को लेकर पीड़ित पक्ष शिकायत लेकर स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा। घटना के समय पीठ बाजार के पास एक शादी समारोह का आयोजन भी हो रहा था, जहां कुछ लोग सामान लेकर जा रहे थे। जाम की वजह से इन लोगों को रास्ता नहीं मिला, विवाद उत्पन्न हो गया। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास किया गया। हालांकि इस दौरान कुछ स्थानीय लोग जो अपने आप को व्यापार मंडल के नेता बता रहे थे, उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की। फिलहाल मामले में जांच जारी है।